हेलो गाइस, मेरा नाम है हरिओम शर्मा और आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सेकंड लास्ट वीडियो। इसके बाद बस एक वीडियो और आएगी और आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पार्ट बी का वो कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करेंगे आज की वीडियो में फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल। फैक्टर अफेक्टिंग लास्ट क्लास में मैंने आपको वर्किंग कैपिटल तक तो करा दिया था। आज मैं आपको फिक्स कैपिटल के फैक्टर सिखाने जा रहा हूं कि फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल क्या होते हैं। पहली बात तो आप ये समझो कि फिक्स कैपिटल क्या है। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है कि जो हमारी कैपिटल फिक्स्ड होती है उसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल, जो लंबे समय तक हम यूज करेंगे। उसमें क्या क्या आता है जी? लैंड आता है, बिल्डिंग आता है, फर्नीचर वगैरह आता है। ये सारे जो होते हैं, ये लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह एटसेट्रा जो होते हैं, ये होते हैं आपके क्या नाम है, फिक्स कैपिटल से पूरे करे जाएंगे। फिक्स्ड एसेट जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। आज बात करेंगे कि कब फिक्स कैपिटल की जरूरत ज्यादा है और कब कम है। सबसे पहला फैक्टर स्केल ऑफ ऑपरेशन। याद करो, यही फैक्टर वर्किंग कैपिटल में भी था और यहां पर भी हम इसकी बात करने वाले हैं। स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या है? या तो बिजनेस चलता है बड़े लेवल पे यानी कि लार्ज स्केल पे, या तो बिजनेस चलता है लार्ज स्केल पे या वो चलता है स्मॉल स्केल पे। अगर बिजनेस लार्ज स्केल पे है या फिर स्मॉल स्केल पे, दो ही बातें होंगी। अगर बिजनेस लार्ज स्केल पे है तो लार्ज स्केल पे कैपिटल भी क्या होगी? लार्ज रिक्वायर्ड होगी, मतलब उसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और अगर स्मॉल स्केल पे है तो उसकी रिक्वायरमेंट भी क्या पड़ेगी? फिक्स कैपिटल की कम पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है। तो बड़े बिजनेस में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा और छोटे बिजनेस में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या? कम होगी। ठीक है, तो ये सबसे पहला फैक्टर था जो मैंने आपको बताया। अब उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं। आप लिख लो इसे रब करके। नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर हमारा है आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन, मैंने आपको करा दिया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, याद करो ये फैक्टर वर्किंग कैपिटल में भी था। तो आप ध्यान से देखोगे तो कुछ फैक्टर तो सेम है। जब कुछ फैक्टर आपके सेम है तो उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। नेचर ऑफ बिजनेस में दो पार्ट आएंगे। नेचर ऑफ बिजनेस दो तरह का होता है। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है आपका कौन सा? मैन्युफैक्चरिंग, और एक होता है आपका ट्रेडिंग या फिर आप कह सकते हो सर्विस। मैंने आपको बताया था मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में प्रोडक्शन होता है। तो जिस बिजनेस में प्रोडक्शन होता है उसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? मोर होगी। क्यों? उसमें फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए क्योंकि उसमें फिक्स्ड एसेट्स का यूज होगा ना, तो ज्यादा हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और ट्रेडिंग वाला बिजनेस क्या होगा? जिसमें हम ज्यादातर सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो उसके अंदर कैपिटल की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होती। ऐसा क्यों है? क्योंकि फिक्स मैन्युफैक्चरिंग में मशीन्स और जो एसेट्स हैं, फर्नीचर वगैरह, वो ज्यादा चाहिए, प्रोडक्शन होता है ना वहां पर। और ट्रेडिंग में कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या रहती है? कम, क्योंकि उसमें एज सच कोई एसेट आपको नहीं खरीदनी पड़ती। फिर आते हैं फैक्टर नंबर 3 पर, जो है आपका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं? आपको लगता है कि आपके फ्यूचर में ग्रोथ होगी, मतलब आपको लगता है कि फ्यूचर में जाके आपके बिजनेस का लेवल बड़ा हो जाएगा। तो जब आपके बिजनेस को लगता है कि ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं, मतलब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं, तो उस केस में क्या नाम है, आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? ज्यादा। क्यों? क्योंकि आपको फ्यूचर में पैसों की जरूरत पड़ेगी, फ्यूचर में आपको बिजनेस में उसकी रिक्वायरमेंट होगी। और जब आपको लगता है कि नो अपॉर्चुनिटीज, आपकी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है? कम। क्योंकि जब आपको फ्यूचर में कुछ करना ही नहीं है, नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, तो उस केस में कैपिटल की रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली लो हो जाएगी, क्योंकि आपको नॉर्मल बिजनेस चलाना है बस। तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स का मतलब क्या है कि जब ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज लगे फ्यूचर में तो कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है, और जब ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज ना लगे तो कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है? कम है। ठीक है, इन दोनों को भी आप लिख लो। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं। अब आपका नेक्स्ट फैक्टर जो है आपका, उसकी अब हम बात करेंगे। 5 फैक्टर्स आप इसके कंप्लीट कर लो, 6 मार्क्स में आएगा, तो 4 फैक्टर्स आप लिख देना और प्रॉपर तरीके से उसको कंप्लीट कर लेना। अब आते हैं 4th फैक्टर पे। 4th फैक्टर है आपका लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, ठीक है। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन क्या होता है? अगर दो बिजनेस का कोलैबोरेशन है, मतलब दो बिजनेस साथ में मिलके काम कर रहे हैं, उनका कोलैबोरेशन है, तो आप एक बात सोचो। एक तो है कि इंडिविजुअल,
नो कोलैबोरेशन, अकेला चला रहा है बिजनेस। तो जब अकेला बिजनेस चलाएगा तो उसे पूरी की पूरी कैपिटल उस बिजनेसमैन को इंडिविजुअली अकेले पूरी लगानी पड़ेगी। और अगर मान लो कोलैबोरेशन है, उसकी कोलैबोरेशन हो रखी है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में दो या दो से ज्यादा, मान लो ए और बी दो पर्सन है, तो वो मिलके कैपिटल लगाएंगे। तो उस केस में इंडिविजुअल की कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी ना, क्योंकि इंडिविजुअल को अपने पास से कैपिटल थोड़ी सी कम लगानी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि जब बिजनेस कोलैबोरेट रहता है, उसका कोलैबोरेशन होता है, तो उसमें इंडिविजुअल की कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। लेकिन जब बिजनेस कोलैबोरेशन नहीं होता, कोलैबोरेट नहीं होता, तो उसमें इंडिविजुअल की कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, ये आपका फैक्टर नंबर कौन सा था, फोर्थ। इसको और लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको रब कर देता हूं मैं। और अब आपका जो फैक्टर, बस एक फैक्टर और बच रहा है आपका, अगले फैक्टर पे आते हैं आपका। अब जो आपका फैक्टर है वो है डाइवर्सिफिकेशन। आपका जो फैक्टर है फिफ्थ फैक्टर, वो है आपका डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन की हम बात करने जा रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, आप एक बात सोचो, मेरा एक बिजनेस है तो कैपिटल मुझे केवल एक बिजनेस के लिए चाहिए। मेरे एक से ज्यादा बिजनेस है, मतलब मोर देन वन बिजनेस है, तो उसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट हर एक के लिए होगी। इसका मतलब अगर मेरा बिजनेस डाइवर्सिफाई है, डाइवर्सिफाई का मतलब क्या है कि बिजनेस बहुत सारे हैं, एक से ज्यादा बिजनेस है, तो उसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी, क्योंकि सारे बिजनेसेस की कैपिटल रिक्वायरमेंट मुझे ही पूरी करनी पड़ेगी। और अगर मान लो नो डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफाई नहीं है, डाइवर्सिफाई नहीं है का मतलब क्या कि बिजनेस एक ही चल रहा है, तो उस केस में मेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब अगर बिजनेस एक से ज्यादा है तो उसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, और बिजनेस एक से कम है तो उसमें, मतलब एक ही बिजनेस है तो उसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है, कम होती है। तो ये तो आपका पहला टॉपिक था, इसको आप लिख लो। उसके बाद अब हम बात करते हैं अगले कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जिनकी हमें बात करनी है, कुछ फ्यूचर की टर्म्स हैं, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उनकी हम बात करेंगे। वो अगला टॉपिक है आपका इस वीडियो का। फिक्स कैपिटल वाला टॉपिक तो यहीं तक था आपका, जो आपने कंप्लीट करा। अब एक कुछ टर्म्स हैं जिनकी मैं बात करना चाहूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा एक टॉपिक जो बच रहा है वो कंप्लीट करा के चैप्टर को एंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहला टर्म जो है, कुछ टर्म सीखनी है आपको। अब टर्म आएगी सबसे पहली फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। क्या आएगी जी, टर्म फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। ठीक है, और एक टर्म आएगी आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर ध्यान से समझना। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि बिजनेस में आपके पास कौन सी कैपिटल कितनी है। याद करो, मैंने आपको बताया था कैपिटल दो तरीके से आती है, या तो डेब्ट से आती है या फिर इक्विटी से आती है। डेब्ट से आती है या फिर किससे आती है, इक्विटी से आती है। तो कितनी डेब्ट है और कितनी इक्विटी है, ये आपको किससे पता लग जाएगा, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से। मतलब लॉन्ग टर्म फंड कितना है। अगर आप उसका प्रपोर्शन देखो, प्रपोर्शन मतलब इस तरीके से, डेब्ट अपॉन इक्विटी, कि उसकी प्रेजेंस कितनी है, रेशो वाइज अगर आप प्रेजेंस देखोगे तो वो आपको किससे पता लगेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर से। इसका मतलब क्या है कि अगर आप प्रपोर्शन वाइज देखोगे डेब्ट अपॉन इक्विटी, तो कैपिटल स्ट्रक्चर पता लग जाएगा। और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या बताता है कि लॉन्ग टर्म फंड्स हमारे कितने प्रेजेंट है। क्लियर। एक टर्म और जो आपको सीखनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मैंने आपको EBIT EPS एनालिसिस तो पहले ही सिखा दिया था। अब आपको लास्ट टर्म जो सीखनी है वो सीखनी है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है, इसे सबसे ध्यान से समझना। हमेशा ना आपको डेब्ट ज्यादा यूज करनी है इक्विटी से। डेब्ट मतलब क्या, आपको लोन ज्यादा लेना है, अपना पैसा कम लगाना है। डेब्ट ज्यादा यूज करनी है इक्विटी से। डेब्ट पे ना रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है, अगर आपको पता हो तो डेब्ट पे जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इक्विटी पे आती है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या, देखो जब आप लोन लेते हो तो लोन पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, और जब आप अपना पैसा लगाते हो तो उस पर आती है आपको रिटर्न। तो आपको यूज क्या करनी है, डेब्ट। आपको क्या ज्यादा यूज करनी है, डेब्ट ज्यादा यूज करनी है, इक्विटी कम यूज करनी है। लेकिन रेट ऑफ रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होना चाहिए। ये मैंने बना रखा है क्रॉस रूल की तरह। दोबारा सुनो,
आपको डेब्ट का ज्यादा यूज करना है, इक्विटी का कम यूज करना है, लेकिन इक्विटी पे आने वाली रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट से डेब्ट पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जा रहा है उससे ज्यादा होनी चाहिए। इस बात का मतलब क्या कि आपको लोन ज्यादा लेना है, अपना पैसा कम लगाना है, लेकिन जो आपने अपना पैसा लगाया है उस पर आपको रिटर्न ज्यादा आनी चाहिए, उससे जो आपको डेब्ट पे क्या देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट। इस क्रॉस रूल के थ्रू आप समझोगे तो आप इजीली समझ जाओगे। अब बात आती है क्या है ये, इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि अगर आपको याद हो ईपीएस, अर्निंग पर शेयर मैंने आपको निकालना सिखाया था, तो इससे अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगी। अर्निंग पर शेयर बढ़ने का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल शेयर होल्डर की इनकम इससे क्या होगी, राइज होगी। ये चीज न्यूमेरिकली प्रूवन है, अगर आप बुक्स में देखोगे तो ये चीज न्यूमेरिकली क्या हो रखी है, प्रूफ हो रखी है। ठीक है, तो ये सारी आपकी टर्म्स थी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर हम कंप्लीट करेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर्स आएंगे, उसको कंप्लीट करके फिर हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच।